Hello everyone, welcome to today's session. In today's session, I am going to explain you the concept of halogens, means the group 17 element, which is present in the 7th chapter of NCERT Chemistry of class 12th. So in this session, I am going to explain the different physical and chemical properties exhibited by these elements. So let's get started. Okay, तो हमारा आज का चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट. Okay, so the P block elements, this is the name of the chapter, and in this chapter I am going to talk about group 17 element. Group 17 elements की हम बात करेंगे, and group 17 elements जिनको हम halogens बोलते हैं, they are termed as halogens. And why they are termed as halogens? तो मूव करिए, just let's move towards the book, the NCERT, which is just here. So group 17 elements, this is the group 17 element जिसको हम halogens के नाम से जानते हैं. क्यों ये halogens कहलाते हैं? Because Greek में halo means होता है salt और generous means होता है bond. Means जो salt producer होते हैं उनको हम बोलते हैं halogens. ओके, सो जरा इसको और जूम कर देते हैं जिससे और क्लियर आपको दिखाई पड़े. ओके, तो जो सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं उनको हम जनरली हैलोजेंस बोलते हैं. एंड द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 17 ग्रुप आर फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टेनेसीन. टेनेसीन ये एक सिंथेटिक एलिमेंट है, मीन्स ट्रांस यूरेनियम कह सकते हो इसको, ट्रांसम्यूटेड एलिमेंट है ये. और इसकी जो हाफ लाइफ है ये बहुत ही कम है, ये मिली सेकेंड्स होती है इसकी हाफ लाइफ, और इसी वजह से इसकी स्टडी हम नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये तो इसकी डिटेल हमें पढ़नी भी नहीं है. और एसिटिन इज़ ऑल्सो रेडियो एक्टिव, बोथ आर रेडियो एक्टिव. और टेनेसिन अभी ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स की कैटेगरी में आता है, और इसकी जो स्टडी उसकी हमारे लिए इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है, बिकॉज ये मिली सेकेंड्स के लिए ही इसकी लाइफ है, हाफ लाइफ पीरियड. ओके, सो नेक्स्ट द हैलोजेंस जो है दे आर वेरी मच रिएक्टिव. नॉन मेटल्स की अगर बात करें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये, जिस तरह से मेटल्स में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं. और दे हैव द ग्रेटेस्ट सिमिलैरिटी इन देयर ग्रुप्स. ये अपने ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे बहुत ज़बरदस्त सिमिलैरिटी रखते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं इनकी प्रॉपर्टीज़ में. ओके, सो ये तो हो गया एसिटिन एंड टेनेसिन के बारे में. यहाँ मेंशन भी किया है कि दे आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द अकरेंस. अकरेंस मीन्स कहाँ ये हमको मिलते हैं, उनकी एबेंडेंस कहाँ है, क्या प्रेजेंस कहाँ है. तो अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो ये फेयरली एबेंडेंट हैं, दे आर फाउंड इन नेचर, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे. ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये बहुत लेस अवेलेबल है. और अगर फ्लोरीन की एबेंडेंस की बात करते हैं तो ये इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स के फॉर्म में होता है. फ्लोरेस्पार इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है. क्रायोलाइट है, ये सब हमने ओर्स के बारे में जब पढ़ा था तो वहाँ पर ये सारे नाम आए हैं चैप्टर नंबर 6 में. फ्लोरेपेटाइट, दिस इज़ ऑल्सो द ओर. इन द केस ऑफ फॉस्फोरस हमने फॉस्फेट की बात की थी, फॉस्फोरस के एबेंडेंस की बात की थी. और स्मॉल अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है सॉइल, रिवर वाटर, प्लांट एंड बोन्स एंड टीथ ऑफ द एनिमल्स. हमारे बोन्स और टीथ में भी पाया जाता है. सी वाटर जो है उसके अंदर बहुत सारे क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स होते हैं मेटल्स के, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ब्रोमाइड भी होते हैं इनके, ऐसे ही आयोडाइड्स भी होते हैं. तो दीज आर द मेटल्स. इनकी मेटल्स की हैलाइड्स बहुत कॉमन है, सी वाटर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है. और अगर बात करें तो 2.5% तो NaCl ही होता है हमारा पूरा जो सी वाटर होता है उसके अंदर. ओके, सो देन आपको ये भी पता होगा कि जो NaCl की जो प्रिपरेशन होती है वो सी वाटर से ही होती है. आप देखिए कि जो ड्राइड अप सीज़ हैं उनके अंदर NaCl और कार्नेलाइट ये कंपोजिशन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, और वहीं से इनकी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं. ना सर्टेन मैरीन लाइफ जो है उनके अंदर आयोडीन की प्रेजेंस होती है, जैसे कुछ सीवीड्स होते हैं जो जनरली पर्पल कलर के आपको दिखाई पड़े, तो वो आप समझ लीजिए उसके अंदर आयोडीन की एबेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है. और फॉर एग्जांपल कंटेन अप टू 0.5% आयोडीन, एंड चिली सॉल्ट पेटर कंटेन अबाउट 0.2% ऑफ सोडियम आयोडीन. तो इस तरीके से इनकी छोटी मोटी एबेंडेंस की बात हमने कर ली. अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें एबेंडेंस के बाद है कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखा हुआ है. एक टेनेसिन की बात कर लेते हैं. टेनेसिन क्या है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 117, मास नंबर इज़ 294, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है रेडॉन, देन 5f14, 6d10, 7s2, 7p5.
Okay, so this is the electronic configuration. It is synthetically prepared. देखिए, it is mentioned here synthetic radioactive element, means ये radioactive तो है ही, साथ में ये बनाया गया, it is prepared by you can say it is a man-made element only. देन उसके बाद इसकी हाफ लाइफ भी यहाँ मेंशन की, इट इज़ द मिली सेकेंड, इट इज़ हैविंग ओनली मिली सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड, मीन्स इफ द इज ऑफ 10 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस एंड इट रिड्यूस टू 5 ग्राम, तो ये हम बोलते हैं जितना टाइम इसको लग रहा है यहाँ से यहाँ आने में, ये कहलाता है हाफ लाइफ पीरियड. ओके, हाफ लाइफ पीरियड यही कहलाता है. ये हमने आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाते समय भी बताया था. क्लियर. तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे. नेक्स्ट पेज, अगर नेक्स्ट पेज की बात करें तो हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेके बहुत सारी चीज़ें जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टडी करनी है. तो वन बाय वन देख लेते हैं. तो दिस इज़ द टेबल. हम टेबल से ही शुरू करेंगे और बाद में इसको एक्सप्लेन भी करेंगे. ठीक है. तो जस्ट लुक एट दिस टेबल. दीज आर द सिम्बल्स. फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन. एंटेनेसिन की ज़रूरत नहीं बिकॉज वो तो सिंथेटिक है, उसको उसकी स्टडी हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते. यहाँ तक कि एस्टेटिन की भी नहीं कर पाते हैं बिकॉज ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं दे अंडरगो डिसइंटीग्रेशन एंड वो लगातार डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, इस वजह से इनकी स्टडी इम्पॉसिबल है. दीज आर द एटॉमिक नंबर्स 9, 17, 35, 53, 85. सो दिस इज़ द सीक्वेंस. अगर आप इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में याद करोगे तो आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा. जैसे मैं अगर कहूँ तो ये दोनों के बीच में यहाँ पे 8 का डिफरेंस होता है एटॉमिक नंबर में, फिर 18 का डिफरेंस होगा. इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो. और फिर यहाँ पे आप देखिए 18 का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, 8, 5, 13 और एक कैरी करेंगे 53 हो जाएगा. एंड इसके बाद लास्ट में यहाँ पे आता है 32 का डिफरेंस. दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ 32. ठीक है, 5, 3, 2, 3, 2, 5 एंड 5, 3, 8, 85. ओके, तो इस तरीके से एक सीक्वेंशियल है. अगर आप चाहो तो इसको आसानी से लर्न कर सकते हो. एटॉमिक मास आपको पता है टॉप टू बॉटम एटॉमिक मास हमेशा इंक्रीज़ करता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द वॉन डर वाल्स फोर्स जो ये पजेस्ट कर रहे हैं, तो ये नीचे आने पे बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से इनका एटॉमिक मास बढ़ेगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में देखिए NS2NP5. NS2NP5 इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का, जबकि यहाँ नोबल गैस तो रहेगी ही रहेगी. ओके, तो नोबल गैस देन NS2NP5. इट मीन्स इट इज़ जस्ट वन डिवॉइड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है तो और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए. दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच रिएक्टिव. तो सब में देखिए NS2NP5 ही आपको दिख रहा है आउटर मोस्ट शेल में. दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल. नाउ एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस इट विल ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. देन आयनिक रेडियाई ये भी इंक्रीज़ करती है टॉप टू बॉटम. द कॉन्सेप्ट रिमेन सेम इन ऑल द ग्रुप्स. ये नीचे आने पे इंक्रीज़ क्यों करती है? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आते हो एटॉमिक साइज़ यानी कि सेल्स बढ़ते चले जाते हैं. नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो होगा वो वीक होगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे उतना प्रोमिनेंट रोल प्ले नहीं करता. यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से साइज़ बढ़ती चली जाती है. देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ कर रही है. एक बहुत कॉमन है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करने की वजह क्या होती है? अगेन इट इज़ रिलेटेड टू द एटॉमिक साइज़. If the size is increasing, it means that the electrons are loosely held with the nucleus, and it is very easy to remove that electron from the outermost shell. That's why ionization enthalpy is decreasing from top to bottom. Okay, then electron gain enthalpy ये भी top to bottom नेगेटिव में डिक्रीज़ करती है, पर यहाँ पर आपको एक एम्बिग्यूटी दिख रही है जिसको अभी हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे. देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी टॉप टू बॉटम घटती है बिकॉज नॉन मेटल्स जो हैं वो टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक घटती चली जाती है और मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ती है. Then enthalpy of hydration it is also decreasing because it depends on the size of the ions. साइज़ कितने आयंस की, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर साइज़ टॉप टू बॉटम आने पे साइज़ इंक्रीज़ करती जा रही है, इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी इनकी घटती जा रही है. क्लियर. तो ये तो हो गया हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात. नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है. ये सारे ग्रुप्स में कॉमन है क्योंकि मास बढ़ता चला जाएगा. बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करेगा. देन डेंसिटी इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट पर इट ऑल्सो इंक्रीजेज टॉप टू बॉटम. डिस्टेंस मीन्स एक्स की बात बॉन्ड की बात करें, जैसे फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, है ना. क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ, ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ. तो इसके बारे में अगर बात करें तो बिकॉज साइज़ बढ़ रही है तो ऑब्वियसली इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी. और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड वीक होता जाएगा, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी यहाँ पर नीचे आने पे घट रही है. पर ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको परेशान करेगा कि सर एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो घट जाती है, तो यहाँ पर तो फ्लोरीन के बाद बढ़ जाती है. ये हम अभी आगे देखते हैं ऐसा क्यों.
ई नॉट वैल्यू क्या होती है? ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ये टॉप टू बॉटम घटती है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबल के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एज वी हैव डिस्कस्ड, क्या पढ़ा था? NS2 NP5 आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और नियरेस्ट नोबल गैस को पहुंचने के लिए इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है जो फटाफट वो गेन कर लेगा। दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे आर वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव इन इट्स ऑल पीरियड, और यू कैन से इन द पीरियड जिसके अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्हीं एलिमेंट्स की होती है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई रखते हैं अपने पूरे पीरियड में, बिकॉज आपको पता है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाने में हमेशा जो एटॉमिक साइज़ होती है वो घटती चली जाती है। लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेस, ओके, ये डिक्रीज़ करेगी। क्यों डिक्रीज़ करती है? बिकॉज इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज़ करता है, इट इंक्रीजेस, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस तरीके से एक न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स है चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स द न्यूक्लियस तो वो और श्रिंक हो जाता है। तो ये एटम जो होते हैं वो जैसे जैसे आप लेफ्ट राइट जाते हो वो और छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है। इसके बगल वाला जो होगा वो इससे भी छोटा होगा, इस तरीके से इसके बगल वाला और छोटा होता चला जाएगा। तो ये लेफ्ट राइट जाने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज़ अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, और टॉप टू बॉटम इट ऑलवेज डिक्रीजेज, बिकॉज अगेन द कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअली क्लास 11 का कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो हमारी क्यों घटती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली हेल्ड हो जाते हैं न्यूक्लियस से, तो आसानी से निकल जाते हैं, जबकि ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, तो उनको निकालने में थोड़ी मुश्किल होती है। इस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड हम समझाते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब हो गया कि अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो कितनी एनर्जी वो रिलीज़ कर रहा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इज़ जस्ट क्रिएटेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट शेल। अगर वो बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी को रिलीज़ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हमारी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट सिंपल है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम नेगेटिव में हमेशा डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। नेगेटिव में डिक्रीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज नेगेटिव का मतलब एनर्जी का रिलीज़ होना, और टॉप टू बॉटम ये वैल्यू घट जाती है, ओके। देन उसके बाद नेगेटिव में ये नीचे आने पे घट रही है, और अगर हम थोड़ी देर पहले जो हमने आपको एक यहाँ पे एम्बिग्यूटी बताई थी, अगर इस टेबल को आपको याद हो तो आप देखिए, मैंने आपसे बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पर देखिए इस जगह पे ये क्या बोला था मैंने कि नीचे आने पे अगर ये घटना था तो ये फ्लोरीन से क्लोरीन पे आने पे क्यों बढ़ गया? तो फ्लोरीन से क्लोरीन पे आने पे बढ़ना का मतलब ये एक एम्बिगुअस सी चीज़ हो गई, यानी कि ये एक्सेप्शन हो गया, और इसका रीज़न हमें पता होना चाहिए, और ये कई बार हमने पढ़ा भी है कि इसका सिंपल सा रीज़न है कि अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं, जैसे फ्लोरीन है तो ये एक शेल और ये दूसरी शेल हो गई फ्लोरीन की, क्लोरीन है तो ये एक शेल, दो शेल, और इसके पास होती है 3 शेल, ठीक है। और तीनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7, 3, 4, 5, 6 एंड 7 फ्लोरीन के पास हैं, और ऐसे ही क्लोरीन के पास भी हैं 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो अब आपको जब इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो यहाँ पर भी ऐड करना है और यहाँ पर भी ऐड करना है, तो आपको साफ साफ देख के लग रहा होगा कि किस में आसान है ऐड करना। आई थिंक क्लोरीन में ज़्यादा आसान आपको लग रहा होगा, बिकॉज क्लोरीन की साइज़ बिग है, बिगर साइज़ का है, तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी। लेकिन आप अगर फ्लोरीन की बात करिए तो यहाँ पर फ्लोरीन स्मॉलर साइज़ का है। जब स्मॉलर साइज़ का है तो जैसे आप इसमें इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करोगे तो इसमें ज़बरदस्त रिपल्शन होगा, और इसी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी रिलीज़ नहीं कर रहा है, ये फ्लोरीन भी बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। बट वो जो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, इट इज़ जस्ट यूज टू कंपनसेट द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विच इज़ क्रिएटेड बाय द एंट्री ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इनटू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द फ्लोरीन। सो इस बेसिस पे हम ये कहते हैं कि स्मॉलर साइज़ है फ्लोरीन का, और उसमें बहुत ज़बरदस्त इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, और इसी की वजह से ये फ्लोरीन में जो नेगेटिव वैल्यू वो कम हो जाती है, जबकि इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की जो रेंज है वो बहुत ही लो है, और वो इसकी वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो मोर नेगेटिव होती है। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ट्रेंड था वो गलत
क्यों हो गया हमारे ट्रेंड के हिसाब से। हमने कहा टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में क्या होनी चाहिए, हमेशा नेगेटिव में घटनी चाहिए, पर यहाँ तो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई उसका रीज़न हमने आपको समझाया। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। टॉप टू बॉटम में हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, वो चाहे कोई भी ग्रुप हो, उसमें आपको पता होना चाहिए। और अब है नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, हैलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल वाई। तो हैलोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों रखते हैं, क्योंकि इनकी बहुत स्मॉलर साइज़ है और इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा, और जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा एनर्जी का रिलीज़ होना। ओके, एक बहुत मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ऑलवेज अट्रैक्शन कॉजेज़, जब भी अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन की वजह से हमेशा एनर्जी रिलीज़ होती है। ओके, एंड रिपल्शन की वजह से हमेशा एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। जहाँ भी होगी मतलब वो प्लस में ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। ओके, रिलीज़ होगी तो नेगेटिव एंड एब्जॉर्ब होगी तो पॉजिटिव। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। नाउ अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत आसान है, इसमें कुछ खास ऐसा भी नहीं है जिसको आपको समझने में दिक्कत हो। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं दे शो अ स्मूथ वेरिएशन, दे हैव नॉट वेरी ग्रेटर वेरिएशन, बट अगर बात की जाए कुछ प्रॉपर्टीज़ की तो दीज टू आर द गैसेस, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये हमारी गैसेस हैं। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, आयोडीन हमारा सॉलिड है। ओके, इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टडी इंक्रीज शो करते हैं विद एटॉमिक नंबर। और हैलोजन सारे के सारे कलर्ड होते हैं। क्यों कलर्ड होते हैं, इसका एक बेसिक रीज़न है इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन ही उसका रीज़न होता है, एक्साइटेशन। ठीक है, एक्साइटेशन का मतलब हो गया जब इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी स्टेट से हाई स्टेट पे जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और इसको आपने कोई इस तरीके से एच न्यू इंथैल्पी फोटोन इसके ऊपर फॉल किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल किया विद सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी एंड ये अल्टीमेटली इसकी हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच गया। फिर जब ये वापस लौट के आएगा तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होगी उतनी वो रिलीज़ कर देगा, और यही एनर्जी जो होती है ये अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई कर जाती है तो हमें वो चीज़ दिखाई पड़ने लगती है। ओके, तो कहने का मतलब हुआ कि हम अगर बात करें कि फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन का अपना येलो कलर है। ओके, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोरीन हैज़ येलो कलर, क्लोरीन ग्रीनिश येलो है, ब्रोमीन रेड है और आयोडीन जो है वॉलेट कलर का है। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन बहुत रैपिडली रिएक्ट करते हैं वाटर से बिकॉज दे हैव वेरी ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स द वाटर। ब्रोमीन एंड आयोडीन दे आर ओनली स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर but soluble in various organic solvents such as chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide and hydrocarbons to give colored solution. Now one more important thing, एक बहुत ज़बरदस्त इससे पहले वाले पेज में, क्योंकि मुझे पीछे जाना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा अपने बुक की पेजेस में कि हमने जब वहाँ फ्लोरीन की बात की थी, अगर आपको याद हो बॉन्ड इंथैल्पी, चले मैं आपको वो वाला पेज लेके ही चलता हूँ तभी आपको क्लियर होगा कि वहाँ हमने इंथैल्पी की बात की थी कि दोनों की इंथैल्पी क्या है। तो देखिए ये था हमारा वो पेज इससे पहले वाला, और यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पी इस वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप यहाँ पर आएंगे फिर से इसको इरेज करते हैं तब आपको क्लियर कट दिखेगा। ठीक है, तो बॉन्ड इंथैल्पी टॉप टू बॉटम वैसे क्या होती है, तो बॉन्ड इंथैल्पी घटती है। सबको पता है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी बॉन्ड इंथैल्पी जो होगी वो नीचे घटती चली जाएगी। पर यहाँ पे अगर आप देखिए तो फ्लोरीन की तो क्लोरीन से भी कम है, यहाँ तक कि ब्रोमीन से भी कम है, सिर्फ आयोडीन से ज़्यादा है। जबकि ये पूरे के पूरी तरह से ट्रेंड हमारा उलट गया। जबकि हम ये कहते थे कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड इंथैल्पी होनी चाहिए ऊपर वाले एलिमेंट की और सबसे कम होनी चाहिए आयोडीन की, तो आयोडीन की तो चलो सही है, पर फ्लोरीन की यहाँ पे सबसे कम नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो क्लोरीन की है, देन ब्रोमीन की है। ओके, क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन का नंबर, फिर आता है फ्लोरीन का नंबर और फिर आता है आयोडीन का नंबर। तो ये जो एक ट्रेंड आया एम्बिगुअस सा कि क्लोरीन क्यों, जबकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टॉप का एलिमेंट है, तो फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा बॉन्ड इंथैल्पी रखना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं है। तो उसके पीछे हमें रीज़न बताते हैं कि फ्लोरीन बहुत स्मॉलर साइज़ रख रहा है और बहुत स्मॉलर साइज़ होने की वजह से इसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, और इसी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो एक्स की बॉन्ड इंथैल्पी है ये बहुत क्या हो जाएगी, हमारी बहुत कम हो जाएगी। तो बॉन्ड इंथैल्पी कम होने की वजह से ये
इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा और इसी वजह से ये जो ट्रेंड, बाकी का जो ट्रेंड है वो नॉर्मल है, क्लोरीन इज़ ग्रेटर देन Br2 इज़ ग्रेटर देन I2। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से ये ऐसा शो करता है कि फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। एंड दिस इज़ द रीज़न इट इज़ वेरी रिएक्टिव। यही वजह कि ये बहुत रिएक्टिव होता है। कौन? फ्लोरीन। ओके, अब आता है क्वेश्चन 7.15। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कम्पेयर टू क्लोरीन, फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन क्लोरीन। ऑक्सीडाइजिंग, पहले समझना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद रिड्यूस हों एंड दूसरे को क्या करें? ऑक्सीडाइज करें। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब, खुद को रिड्यूस करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? ये एलिमेंट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, चाहे वो फ्लोरीन हो फ्लोराइड बनाता है, क्लोरीन हो क्लोराइड बनाता है, ब्रोमीन है ब्रोमाइड बनाता है, आयोडाइड बनाता है। तो ये कह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फ्लोरीन हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी। तो इसकी वजह ये बताई जाती है क्योंकि जब भी हम किसी भी एक कॉन्सेप्ट के पीछे जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम वो जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके पीछे का बेसिक रीज़न क्या है। तो यहाँ पे एक बात तो सही है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो काम करेगी ही करेगी। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो कि क्लोरीन के फेवर में है। फेवर में होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा आपको पहले क्या करना होता है? उस क्लोरीन को ब्रेक करना होगा क्लोरीन एटम में। फिर क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गेन करके वो Cl- बनाएगा। तो यहाँ पर कौन सी एंथैल्पी लगती है? ये लगती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो बॉन्ड को पहले ब्रेक करेगी। तब तो ये गैसेस एटम में टूटेगा, ये गैसेस एटम्स हैं। ओके, इस तरीके से। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आने के बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगेगी एंड देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद यहाँ पर लगती है, इसको जब हम आप अभी तो गैसेस आया नहीं है, अब इसको क्या कन्वर्ट करोगे आप? एक्वस में कन्वर्ट करोगे। ओके, तो इसको जब हम एक्वस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको वाटर में डिज़ोल्व करना होगा। तो यहाँ पे कौन सी एंथैल्पी लगती है? हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इन सिर्फ यानी टोटल मिला के आपने 3 तरह की एंथैल्पी देखी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इन तीनों के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भले ही क्लोरीन की ज़्यादा हो, पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी कम है? क्योंकि बॉन्ड को टूटना ज़रूरी है, तो फ्लोरीन की। ओके, एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ईजिली सॉल्युबल होगा, तो वो भी फ्लोरीन की ज़्यादा होगी बिकॉज फ्लोरीन जो है वो स्मॉलर है और हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द आयन। जितना छोटा आयन होगा उतने ही ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। तो ऑन दिस बेसिस देखिए यहाँ पे इस चीज़ समझाई गई है। मैं इसको इरेज करके आपको दिखाता हूँ कि लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन बॉन्ड एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड। ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टी में फटाफट आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि ये सारे के सारे एलिमेंट जो है -1 स्टेट शो करते हैं बिकॉज दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेस टू अटेन द आउटरमोस्ट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अलॉन्ग विद दिस -1 ये +1 +3 +5 +7 स्टेट भी शो करते हैं, पर फ्लोरीन नहीं कर पाता बिकॉज वो तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब ये +1 +3 +5 +7 स्टेट कब शो करेंगे एलिमेंट? जब ऐसा अरेंजमेंट होगा, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये +1 स्टेट -1 के साथ साथ +1 शो करेंगे। फिर अगर आपने इसको अनपेयर कर दिया, यहाँ पे भेज दिया, तो देखिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट आएगा, 1 2 3 अनपेयर हो जाएंगे तो ये +3 स्टेट शो करेगा। अगली बार इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करके यहाँ पे लेके आइए तो देखिए अब 1 2 3 4 5 यानी +5 स्टेट ये शो करेंगे। और अगर आपने आखिरी इलेक्ट्रॉन को भी अनपेयर कर दिया, ओके, जैसे कि ये गलत बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक ही रहेगा। ये इस इलेक्ट्रॉन को भी उठा के आपने यहाँ से यहाँ भेज दिया, ठीक है, तो क्या होगा? अब ये तो यहाँ सिर्फ 1 बचना चाहिए, गलत डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में होंगे और साथ ही साथ अनपेयर होंगे, इसकी वजह से +7 स्टेट ये शो करेगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये समझते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए। ओके, तो अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगले पेज में क्या है। ओके, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पेज जिसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट की ही बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो एक चीज़ तो क्लियर हुई आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 तो ये शो करेंगे ही करेंगे, -1 के साथ साथ ये +1 +3 +5
एंड +7 स्टेट भी शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जब फ्लोराइड्स मतलब ये हैलाइड्स बनाते हैं या फिर ऑक्साइड्स बनाते हैं तभी ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और उसमें भी क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है कि कोई एक हैलोजन जो है वो अपने से स्मॉल हैलोजन के साथ जुड़ेगा तभी ये स्टेट मिलेगी। जैसे आयोडीन है तो आयोडीन सभी के साथ ये सारे स्टेट शो कर सकता है, +7 तो नहीं शो कर पाएगा, उसका भी रीज़न है, वो हमें भी डिस्कस कर लेंगे टाइम मिलते ही। और इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ इस लगभग सारे स्टेट शो करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट। पर ऑक्सीजन के साथ एक और ख़ास बात है कि ये +4 +6 के कंपाउंड भी बनाते हैं, मतलब ऐसी ऑक्साइड्स भी आपको मिलेगी जिनमें उन एलिमेंट्स के पास +4 या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, ठीक है। तो ऑक्साइड्स यानी कि इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के केस में, ऑक्साइड्स के केस में और ऑक्सो एसिड, इन तीनों केसेस में ही आपको ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखाई पड़ेगी। तो इस तरीके से ये तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मैंने आपको बताया +1 +3 +5 +7 के अलावा +4 +6 भी शो करते हैं, वो भी सिर्फ किस किस केस में, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। रह गई बात फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन तो -1 स्टेट ही शो करेगा बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इससे ज़्यादा कोई है नहीं, इसलिए ये पॉजिटिव स्टेट जनरली एग्जिबिट नहीं करता है। अब है दे आर हाईली रिएक्टिव, दे रिएक्ट विद मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, सभी के साथ रिएक्शन करते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं और इनकी रिएक्टिविटी जो है वो टॉप टू बॉटम घटती है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम घटती चली जाएगी। इसको समझाने के लिए यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है वाटर के साथ कि अगर हम हैलोजेंस की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो ये कैसा बिहेव करते हैं। तो क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अपने से नीचे के सारे हैलोजेंस को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। जैसे देखिए फ्लोरीन अपने से नीचे के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की हैलाइड्स जो थी, ठीक है, उनसे इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद की फ्लोराइड बना लिया और उनको X2 के फॉर्म में रिलीज़ कर दी। उसी तरह से क्लोरीन अपने से नीचे यानी ब्रोमीन और आयोडीन के साथ ये काम कर पाएगा, ठीक है। उसी तरह से ब्रोमीन क्या कर पाएगा, वो सिर्फ आयोडीन के केस में ये काम कर पाएगा क्योंकि अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ही ये बिहेवियर ये शो कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग एबिलिटी ऑफ हैलोजेंस इन एक्वस सोल्यूशन डाउन द ग्रुप इज़ एविडेंट फ्रॉम द देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये जो हम अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहे थे क्लोरीन और फ्लोरीन का कॉन्सेप्ट कि क्यों फ्लोरीन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जबकि क्लोरीन की वैल्यू तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ यहाँ पर समझाई गई जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था और यहाँ पर जो रिएक्टिविटी आपको समझाई जा रही है उसका कॉन्सेप्ट भी वही है जो हमने अभी आपको समझाया है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात करें तो फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर रख ही रहा है, उसको वाटर के साथ रिएक्शन करके देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, दैट्स वाई ऑक्सीजन को फ्री कर देगा और खुद अपना फ्लोराइड बना लेगा बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, खुद को ये रिड्यूस कर रहा है और ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज मतलब इस वाटर में से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। सिमिलरली अगर दूसरे एलिमेंट्स हैं, हालांकि ये ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं होते बट दे कैन रिएक्ट, ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन हैलाइड और हाइड्रोजन हाइपोहैलाइड बनाते हैं, ठीक है, हाइपोहैलाइड बनाते हैं, मीन्स ये दे आर आल्सो टर्म्ड एज हाइपोहैलस एसिड। तो इट इज़ दे कैन फॉर्म हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहैलस एसिड। और उसके बाद अगर बात करते हैं आयोडीन की, तो आयोडीन की रिएक्शन जो होती है ये वाटर के साथ हो ही नहीं पाती है, वाटर इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें हम HI की रिएक्शन O2 से कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली रिएक्शन I2 + 2H2। अब रह गई बात हमारे एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, कई बार आपसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं, जो सब में होता है क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बहुत ज़्यादा होना, उसके अलावा इसके पास बॉन्ड एंथैल्पी का बहुत लो होना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्वाइट लो होना, ये सब इसके एनोमलस बिहेवियर के रीज़न है। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्लोरीन इज़ ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज़, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो फ्लोरीन बॉन्ड एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, यही सारे इसके रीज़न है जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये एनोमलस है। ओके, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाता है बार बार, सॉरी। तो इस तरीके से हम बनाते हैं इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी वजह से ये एनोमलस बिहेवियर को शो करता है। नेक्स्ट है कि ज़्यादातर रिएक्शंस जो फ्लोरीन की होती है वो सारी एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक मतलब हीट उसमें से रिलीज़ होती है और जब ये इट फॉर्म्स ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HOF, उसको हम लिखते हैं HOF, यही एक ये ऑक्सो एसिड बनाता है, उसके अलावा और कोई ऑक्सो एसिड ये नहीं बना पाता।
जनरली ऑक्सो एसिड इसको नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें फ्लोरीन पे डबल बॉन्ड वो नहीं है, पर फिर भी कैटेगरी वही है, इसलिए इसको यहाँ पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके अलावा HF का एक 1 मार्क क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि HF लिक्विड स्टेट में क्यों है, हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड स्टेट में है लेकिन बाकी सारे जो हैं वो गैस स्टेट में हैं, ऐसा क्यों है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उसका फीचर है, इसकी वजह से। ओके, तो ये हो गया हमारा ये वाला पेज भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, हालांकि टाइम वीडियो लंबी होती जा रही है। देखते हैं क्या है, रिएक्टिविटी है, फटाफट इसको भी देख के अभी फिनिश कर देते हैं जिससे कि एक ही लेक्चर में सारा काम हो जाए। तो अब है हमारा रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, व्हेन दे रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन दे फॉर्म हैलाइड्स, हाइड्रोजन की हैलाइड्स बनाते हैं HX। ठीक है, HF, HCl, HI, HBr, टोटल इस तरीके से हमने पढ़ा कि ये बना रहे हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन की आयोडाइड। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आप जाते जाओगे ये बॉन्ड इनका वीक होता जाता है। ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है, डिक्रीजेस। तो जब ये डिक्रीज़ करेगी तो डिक्रीज़ करने की वजह से बॉन्ड वीक होगा, यानी बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। इफ जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इट मीन्स कि ये ईजिली क्या करेगा? ईजिली H+ आयन रिलीज़ करेगा। जब ये आसानी से H+ आयन रिलीज़ करेगा मतलब मोर एसिडिक हो जाएगा। ओके, तो यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ? हमारा HI हुआ। सो दिस इज़ द ट्रेंड ऑफ द एसिडिक बिहेवियर। टॉप टू बॉटम एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज़ कर रहा है बिकॉज बॉन्ड एंथैल्पी घट रही है, बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो रहा है, H+ आयन आसानी से रिलीज़ हो रहा है और ये टॉप टू बॉटम एसिडिक स्टेट बढ़ने का ट्रेंड है। ओके, अब बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की के हिसाब से थर्मल स्टेबिलिटी हमसे पूछा जाता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड वीक हो गया नीचे आने पे, तो थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करेगी। ओके, तो ये 2 ट्रेंड यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे समझाया हुआ है इस जगह पे, ये देखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ दीज हैलाइड्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन द बॉन्ड एंथैल्पी और डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो ये हो गया डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह घटने की वजह से इसका जो स्टेबिलिटी का ट्रेंड है, और ये वाला जो ट्रेंड मैंने आपको बताया था ये एसिडिक स्ट्रेंड का ट्रेंड है। ओके, फिर बाकी नीचे प्रॉपर्टीज़ कुछ और टेबल में बनी है जिसको आप देख के ही समझ जाएंगे, उसमें कुछ खास नहीं है। अब आती है बात ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? ये ऑक्साइड्स बनाते हैं और ज़्यादातर ऑक्साइड्स कैसी होती हैं? अनस्टेबल होती हैं। फ्लोरीन 2 तरह के ऑक्साइड्स बनाता है, यह इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती हैं, थोड़ी बहुत स्टेबल होती हैं पर बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, इसलिए दे आर वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये सारे के सारे बहुत अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट हैं, जिसमें से O2, F2 तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कई सारे काम में। नेक्स्ट इज क्लोरीन ब्रोमीन, दे ऑल्सो फॉर्म ऑक्साइड्स जिनका ऑक्सीडेशन जो रेंज होगी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वो +1 से +7 तक की रेंज में ये एग्जिबिट करते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी जो ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड्स होती हैं आयोडीन की, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऐसा क्यों? उसका रीज़न है, ये भी आप देख लीजिए, यहाँ हालांकि मेंशन भी है। हायर स्टेबिलिटी ऑफ आयोडीन इज़ ड्यू टू ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, ये बहुत अच्छे से पोलराइज हो जाता है इसलिए ये ग्रेटर स्टेबिलिटी रखता है। और क्लोरीन के केस में है क्योंकि क्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड बनाने में कैपेबल होता है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए बहुत स्टेबल होता है। पर ब्रोमीन के पास ये दोनों ही प्रॉपर्टी नहीं होती है, जिसकी वजह से इसकी ऑक्साइड्स होती है बहुत लीस्ट होती है। ठीक है, यानी कि अनस्टेबल टाइप की होगी और ये फटाफट ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि ये सारे के सारे जो ऑक्साइड्स हैं, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये ऑक्साइड्स बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं और ब्लीचिंग एजेंट भी हैं। तो कुछ ऑक्साइड्स हम क्लोरीन की यहाँ देखते हैं, जैसे कि लिखी हुई है Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता होगा, आप निकाल लोगे आसानी से। इसे ये +1 है, यहाँ पे +4 हो जाएगी, यहाँ पे +6 हो जाएगी, इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो क्योंकि ये फटाफट टूट जाते हैं इसी वजह से ये एक्सप्लोड करने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकलेगी, और ये बहुत अच्छे ब्लीचिंग एजेंट भी हैं। ठीक है, और ब्लीचिंग एजेंट जब ये हैं अच्छे तो इनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ब्रोमीन की ऑक्साइड भी ये सारी लिखी हुई हैं, पर ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं, और इस जो रीज़न मैंने अभी आपको बताया था उसको हम मिडिल रो एनोमली के नाम से जानते हैं, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था इस जगह पे, इस पूरे पैराग्राफ में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, देन आयोडीन की भी ऑक्साइड्स इसी तरह से इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं, और ये भी आसानी से ब्रेक हो जाते हैं हीट करने पे। तो I2O5 इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये इमीडिएटली ब्रेक हो जाती है, और ये हमने क्लास 11th में पढ़ा भी है, जहाँ हम
एस्टिमेशन करते हैं ऑक्सीजन का, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ की एक रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल की हैलाइड्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है मैग्नीशियम के साथ अगर ब्रोमीन रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सोडियम के साथ क्लोरीन रिएक्शन करेगा सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, है ना। इस तरीके से मैग्नीशियम की क्या कहते हैं ब्रोमाइड, इस तरीके से नंबर ऑफ कंपाउंड्स ये बना सकते हैं। तो ये तो मेटल्स के साथ रिएक्शन हो गई। अब है नेक्स्ट हेडिंग, देखते हैं कौन सी। ओके, तो लगभग हमारी सारी हेडिंग पूरी होगी, बस एक पॉइंट इसमें रह गया है कि जितने भी जो हैलाइड्स आप बना रहे हो वो मेटल हैलाइड्स की जो आयनिक बिहेवियर उसका ट्रेंड, तो ऑब्वियसली आपको पता है सबसे ज़्यादा आयनिक बिहेवियर किसका होगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो MF सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रख रहा है। उसके बाद MCl, देन MBr, देन Mi। बिकॉज ये ट्रेंड क्यों है आयनिक बिहेवियर का, क्योंकि ये जो डिफरेंस है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आयनिक बिहेवियर होगा। तो मेटल तो सब में कॉमन है, हैलोजेंस ही बदल रहे हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे आने पे घट रही है, इसलिए इनकी पोलैरिटी भी घटेगी और ये सारे के सारे जो होंगे वो लेस आयनिक होते चले जाएंगे टॉप टू बॉटम। अगर कोई एक एलिमेंट है, जैसे देखिए SnCl4 है और SnCl2 है, तो ये दोनों जैसे PbCl4 एंड PbCl2, तो ये एक ही एलिमेंट दो तरह की हैलाइड्स बना रहा है। यहाँ पर ये +4 स्टेट वाली है और यहाँ पर ये +2 वाली है। तो हर सबकी अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे देखिए यहाँ पर ये +6 है यूरेनियम की और यहाँ पर इसकी +4 है। तो अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा तरह की हैलाइड बनाता है तो हम ये कहते हैं कि जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा कोवैलेंट होगा, ठीक है। जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा कोवैलेंट होगा। और इसको समझाने के लिए मैंने कई लेक्चर में बोला हुआ है ये कि ये फेजान्स रूल से समझाया जाता है, फेजान्स रूल से। ओके, नेक्स्ट इज़ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। तो जब ये हैलोजन दूसरे हैलोजन से रिएक्ट करते हैं तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनका फॉर्मूला है इंटर। क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इन बिटवीन दो हैलोजेंस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। XX-, XX-3, XX-5, XX-7, इस तरीके से ये 4 तरह के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट इंटर हैलोजन कंपाउंड का। और इसमें कौन X होगा, कौन सा X' होगा, हमेशा X' स्मॉलर होता है साइज़ में और X जो होता है वो लार्जर होता है। ये हम जब इंटर हैलोजन कंपाउंड की डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको समझाएंगे। तो इस तरीके से ये आज की हमारा लेक्चर यहीं फिनिश होता है। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिए, समझ में आया तो भी कमेंट करिए और बताइए ज़रूर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।